गुड आफ्टरनून। तो आज ये करंट अफेयर शुरुआत करेंगे। तो ये 3rd वीक ऑफ जनवरी के करंट अफेयर्स हैं कुछ, और अभी बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए सिर्फ ऊपर ऊपर से इसका ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब हम उन चीज़ों को समझेंगे फिर उसके बाद हम करंट अफेयर्स में डीप में भी जा सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बहुत नए भी लगेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को करने का तरीका क्या होता है कि करंट अफेयर जब हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड स्टैटिक में या फिर हमारे सिलेबस में क्या चीज़ है, हमें वो भी चीज़ें बैकग्राउंड में पता होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स नाम के होते हैं, उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ के चलना है। ठीक है, तो यही हमारी कुछ 20-21 न्यूज़ हैं जो इस वीक के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो वो सबके हैंड आउट आपको मिले और वही सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो पहले तो हमारा इंडिया मालदीव्स रिलेशंस है, पहला जो टॉपिक है। तो पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए, मालदीव्स कहाँ है, पता है किसी को? वेयर इज मालदीव्स? इंडिया के साउथ में। इंडिया के साउथ में, एग्जैक्टली। ठीक है, तो लोकेशन हम साथ में देखते चलेंगे। इंडिया का मैप, ठीक है। इंडिया की लोकेशन कहां पर है वर्ल्ड में? देखें, एशिया में, साउथ एशिया में। ठीक है, ये पता है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं अभी पढ़े नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया क्या है? हाँ, क्या होते हैं? ठीक है, नहीं पता, कोई बात नहीं, हम उसको भी पढ़ेंगे जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हाँ एग्जैक्टली, देशांतर उसे बोलते हैं। हाँ, अक्षांश और देशांतर बोलते हैं बेसिकली, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया में इंडिया के साउथ में जाएंगे, यहां पर आपको मालदीव्स दिखाई देंगे। ये मालदीव्स के सभी आइलैंड्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। ठीक है, ये मालदीव कंट्री है, इंडिया के साउथ में है। इसके जस्ट ऊपर कुछ आइलैंड्स हैं जो इंडिया का पार्ट है, उन्हें हम कहते हैं लक्षद्वीप। यहाँ पर लक्षद्वीप आते हैं। ठीक है, ये मिनिकॉय है और यहाँ पर मालदीव्स शुरू होता है। तो यहाँ पर मिनिकॉय और यहाँ पर लक्षद्वीप, सॉरी मालदीव्स में जो माले है, इसके बीच में से जो लैटिट्यूड जाता है, लैटिट्यूड के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी दे दूंगा। वो कौन सा डिग्री है? 8 डिग्री। 8 डिग्री। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। बेसिकली एक लोकेशन जब भी हम किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो पता होनी चाहिए। तो पहली चीज, मालदीव्स है इंडियन ओशियन में, इंडिया के साउथ में, लक्षद्वीप के नजदीक है। 3 चीजें क्लियर है। अब हम इसके न्यूज को पढ़ लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम अभी रिसेंटली हुआ क्या है, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस अच्छे थे, अभी भी है थोड़े बहुत। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत बीच में टर्मोइल आया, थोड़ी बहुत डिस्टरबेंसेस आई हैं। किस वजह से आई हैं? मोदी जी की फोटो से। लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ है, गवर्नमेंट चेंज हुई थी। बेसिकली मालदीव्स में दो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो चाइना को फेवर करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया को फेवर करती है। अब मालदीव्स को, या फिर अगर मैं कहूं कि इंडिया जो है इस रीजन में, ये जो इंडियन ओशियन का जो रीजन आता है, इस रीजन में इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर किसे कहते हैं? जो बाकी कंट्रीज को भी साथ लेकर चले और उसकी वजह से उसकी खुद की सिक्योरिटी भी मजबूत हो रही हो। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, लिखा हुआ है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जब नोट्स पढ़ोगे तो इंडिया अपने आप में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पहली बार अमेरिका ने बोला इंडिया को,
कि इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन। उसके बाद से इंडिया ने खुद को ये वर्ड बोलना शुरू कर दिया कि वी आर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन। तो हमारी जिम्मेवारी है कि यहाँ पर इस एरिया में शांति बनी रहे, तो उसके लिए जो भी प्रयास होते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, वो हम करते हैं। अलग अलग एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं। कोई भी डिजास्टर वगैरह हो तो उस टाइम पे हम हेल्प करते हैं उन देशों की, ठीक है। तो बेसिकली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन इंडिया है। वहां पर मालदीव्स को हमने कुछ एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए हुए थे, हमारी एयरफोर्स के कुछ एयरक्राफ्ट मालदीव्स को गिफ्ट किए। उनके ऊपर ट्रेन करने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए कुछ फोर्सेस के पर्सनल मालदीव्स में प्रेजेंट है। अब उनको लगता है कि इंडियन फोर्सेस मालदीव्स में प्रेजेंट हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए सिक्योरिटी कंसर्न। किस पार्टी को लगा? जो चाइना को फेवर करती है। तो उन्होंने उसके लिए इंडिया आउट कैंपेन चलाया। कौन सा कैंपेन था मालदीव्स में? इंडिया आउट कैंपेन चलाया उस पॉलिटिकल पार्टी ने। वो बेसिकली इंडिया आउट क्या था, उस मिलिट्री पर्सन्स को बोल रहे थे कि आप जो है इनको वापस लेके चले जाओ। और इसी बिहाफ पर कहीं ना कहीं जो अभी सरकार है वो चाइना को फेवर करने वाली वहां है, उस टाइम पे इंडिया को फेवर करने वाली थी। अभी जब चाइना को फेवर करने वाली है तो कहीं ना कहीं वो चाइना को फेवर करेगी। चाइना से उनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं, जो कि कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के आसपास इंडिया चलाता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कि हम सबसे पहले नेबरहुड का ख्याल रखेंगे और नेबरहुड हमारे हक में होंगे तो हम स्टेबल रह पाएंगे। हमारे आसपास के रीजन में स्टेबिलिटी होगी तो उतना ही स्टेबल हम रह पाएंगे और अपनी बाकी जरूरतों पर उतना ही ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो वहां पर स्टेबिलिटी बनाए रखना वो हमारी जिम्मेवारी रहती है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में हम बेसिकली आसपास के रीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं किसी भी चीज में, और वही मालदीव्स भी उसी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आता है। अब रिसेंटली क्या हुआ, हमारे पीएम थे वो गए लक्षद्वीप घूमने और वहां के कुछ फोटोज उन्होंने डाल दिए। फोटोज डालने से क्या हुआ, हमारा यहां से जो टूरिस्ट जाते हैं वो मालदीव्स में बहुत सारे जाते हैं, और मालदीव्स जो टूरिज्म उसका एक बहुत बड़ा सेक्टर है उसकी अर्निंग का, ठीक है। तो इंडिया के जब वहां पर जाते हैं टूरिज्म के लिए तो उनको कुछ ना कुछ फायदा पहुंच रहा है। मोदी जी पहुंचे लक्षद्वीप और वहां के फोटो डाले तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये अपनी टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं ताकि लोग यहाँ की बजाय, वहां के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, 3 मिनिस्टर्स थे बेसिकली, उन्होंने वो फोटो डाले और उसके बाद इस हंगामे को लेके जो उन्होंने जो वर्ड्स यूज किए उस हंगामे को लेके वहां की सरकार ने उन मिनिस्टर्स को हटा भी दिए, जो कि एक अच्छी न्यूज थी हमारे लिए कि इंडिया को फेवर करते हुए उन्होंने कुछ किया है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से भी मोदी जी को बैक करते हुए कई सारे बॉलीवुड एक्टर्स आए या बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम तो लक्षद्वीप जाना पसंद करेंगे, आगे से बॉयकॉट मालदीव्स करके चलाया था। ये पूरा इशू था हमारा, ठीक है। तो ये इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में थोड़े बहुत कंसर्न्स अभी आए रिसेंटली। अब जरूरी हमारे लिए क्या हो जाता है, जब भी हम 2 कंट्रीज की बात करते हैं तो GS2 जो हमारा पेपर है, जनरल स्टडीज 2, उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस एक टॉपिक है जिसके अंदर हम बायलैटरल रिलेशंस पढ़ते हैं। उस बायलैटरल रिलेशंस में हमारे आसपास के कंट्री और मेजर कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस है वो हमें पता होने चाहिए कि कैसे हैं, कैसे चल रहे हैं और रिलेशंस में मेजर चीजें क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो मैंने लिखी है कि इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है मालदीव्स के लिए और मालदीव्स का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली चीज, मालदीव का क्या सिग्निफिकेंस हो जाता है इंडिया के लिए? पहला नहीं, मालदीव का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए पूछ रहा हूं। लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, ठीक है। यहां पर इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। इस लोकेशन में किसी और कंट्री का दबदबा बढ़ेगा तो नुकसान किसे है? इंडिया का। जितने भी ट्रांसपोर्ट जो गुड्स वाली शिप्स जाती हैं वो मोस्टली इसी रास्ते से जा रही हैं, क्योंकि सब इधर से आती हैं, सुएज कैनल से होते हुए इधर से आएंगी और इधर क्रॉस करती हैं, वो कहीं ना कहीं मालदीव्स के नजदीक है। अगर इंडिया की प्रेजेंस मालदीव्स में रहती है तो क्या इंडिया इस एरिया पे नजर रख पाएगा? रख पाएगा, अगर इंडिया की प्रेजेंस होती है तो। अब यहां पर जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, मालदीव से इंडिया निकल जाएगा
तो प्रेजेंस कम हो जाएगी, और प्रेजेंस किसकी बढ़ रही है? चाइना की। जब हम इंडिया चाइना रिलेशन पढ़ेंगे तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पढ़ेंगे हम, एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना की एक पॉलिसी, ठीक है, वो इस एरिया को पूरा घेरता जा रहा है। इस एरिया में यहां से शुरू किया हुआ उसने पूरा, और ये पूरा घेरता हुआ यहां तक गया हुआ है। मतलब हर जगह पे उसने अपने बेस बनाने शुरू किए हुए हैं, इंक्लूडिंग श्रीलंका, मालदीव्स, बांग्लादेश, ठीक है, और इधर पाकिस्तान। जहाँ पे ग्रीन ग्रीन है सर, यहाँ पे भी चाइना। क्या चीज? नहीं, जैसे यहाँ पे भी चाइना का, यहाँ बनाया उन्होंने ओमान में, ठीक है, ओमान वाले एरिया में भी उन्होंने अपना एक पोर्ट बनाया हुआ है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, श्रीलंका में हम्बनटोटा है, बहुत सारे, जब श्रीलंका से पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। मालदीव्स में माले में बना रहा है। तो चाइना को सपोर्ट करने के लिए इंडिया का कहीं ना कहीं वो आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए कंसर्न की न्यूज हो जाती है। तो इस केस में हमें जो पढ़ना है, ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है बेसिकली, पहला तो सिग्निफिकेंस देखेंगे हम कि क्या है। पहला स्ट्रेटेजिक लोकेशन, समझ में आई बात, क्यों जरूरी है इंडिया के, ठीक है, इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, सबसे पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरा, कल्चरल लिंक हमारे उनके साथ। 12th सेंचुरी तक मेजर जो रिलीजन था वहां बुद्धिज्म था, और बुद्धिज्म का उदय या फिर राइज कहां से हुआ है? इंडिया से। तो कल्चरल लिंक भी हमें बनाने जरूरी होते हैं कंट्रीज के साथ। दो तरह की डिप्लोमेसी चलेंगी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, हार्ड डिप्लोमेसी, ठीक है। हार्ड डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी में क्या आएगा? कल्चरल, पीपल टू पीपल रिलेशन, ये सारी चीजें आती हैं, जहां पर इस तरीके से हम वहां के लोगों को, वहां जो लोग रह रहे हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो भी इंडिया के सपोर्ट में रहे। कुछ अपोजिशन में होता है तो वहां बहुत बड़ा बहिष्कार इंडिया के खिलाफ ना हो, तो इसलिए लोगों को सपोर्ट में लेना जरूरी रहता है, ठीक है। देन उसके बाद रीजनल स्टेबिलिटी, आसपास स्टेबिलिटी रहेगी तो इंडिया का फायदा होगा। तो इसलिए भी मालदीव इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेबर में है, और इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ चलता है। क्लियर है? अब पढ़ेंगे कि इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है मालदीव्स के लिए। इंडिया का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें मालदीव्स के लिए, पहली बात, जब भी कोई डिजास्टर होगा या इस तरह की चीजें होती है तो यहां पर एसेंशियल सप्लाईज इंडिया करता है। अभी रिसेंटली पीछे पानी की स्कैरसिटी हो गई थी, वहां पर पानी तक वहां पर सप्लाई किया है, ठीक है। 1988 में जहां से इंडिया मालदीव्स के रिलेशंस बनने शुरू हुए थे, वहां पर मिलिट्री कू हुआ था। मिलिट्री कू मतलब तख्ता पलट जिसे हम कहते हैं, जहां पर मिलिट्री टेक ओवर करने की कोशिश करती है राज को। वहां पर इंडिया ने सपोर्ट किया था कि वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी रहे। तब से इंडिया के और मालदीव्स के रिलेशन सुधरने शुरू हुए और अच्छे होने शुरू हुए, ठीक है। तो यहां पर इंडिया एसेंशियल सप्लाईज जो भी वहां चाहिए होती हैं वो करता है। एजुकेशन में वहां के जो बच्चे हैं उन्हें सब्सिडी प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप देता है कि वो यहां आकर हायर एजुकेशन ले सकें, ठीक है। देन उसके बाद डिजास्टर असिस्टेंट, कोविड में भी हमने मेडिसिन उन्हें दी हैं। अदरवाइज कोई भी डिजास्टर होता है तो हम बहुत सारी चीजें उन्हें सप्लाई करते हैं, हेल्प प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो है ही। तो मालदीव के लिए इंडिया भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मालदीव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे नजदीक हम है, उसे कभी भी हेल्प की जरूरत होगी तो किसके पास जाएगा? इंडिया। तो उनके लिए भी हमारी उतनी ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उनके साथ हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं। उनके साथ बहुत सारी एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, ये भी कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है। स्टेट पीसीएस में तो पूछ ही लेते हैं, वैसे पूछे ना पूछे स्टेट पीसीएस में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि ये एक्सरसाइज किस देशों के बीच में होती है। तो मालदीव्स के साथ हमारी एक्वेरिन, दोस्ती, एकता, ये एक्सरसाइज हमारी मालदीव्स के साथ चलती है इसमें। देन उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले बताया था 8 डिग्री चैनल कहां पर है? लक्षद्वीप और मालदीव्स में। लक्षद्वीप में, ठीक है ना। यहां पर अगर आपको याद रखना हो
याद रखने के लिए आप 8 से भी याद रख सकते हो, दोनों सिमिलर हैं, M एंड M, 8 डिग्री डिवाइड करने के लिए। मालदीव्स और मिनिकॉय कहां पर है? लक्षद्वीप में। ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल जाता है। ठीक है, ये याद रख सकते हो। 10 डिग्री भी पूछा जाएगा। 10 डिग्री क्या होता है? ठीक है, एक 10 डिग्री भी पूछा जाता है, यही पता होना चाहिए। अंडमान और निकोबार के बीच से जाती है। ठीक है ना, 10 में 0 है, 0 अंडा से अंडमान और निकोबार याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है, और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव्स को। ठीक है, ये मालदीव्स के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं बोल रहा हूं कि इंडिया का क्या इंपॉर्टेंस है, मालदीव्स का बहुत बड़ी इकोनॉमी वहां के टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, और सबसे ज्यादा टूरिज्म अगर किसी देश से जाते हैं मालदीव्स में, वो इंडिया है। तो इसीलिए इंडिया जरूरी हो जाता है मालदीव्स के लिए। ठीक है, तो इतनी चीजें हमें पता है, तो इनके रिलेशंस के ऊपर आप एक अच्छे खासे पॉइंट लिख सकते हो। अभी जो चैलेंजेस हैं जो इंडिया मालदीव रिलेशंस में, एक तो इंडिया आउट कैंपेन जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। देन टूरिज्म, मालदीव डिपेंडेंट है, ठीक है, इंडिया पे, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वहां पर जाती है घूमने, ठीक है। इकोनॉमी का एक उनका बड़ा फैक्टर यहां से आता है। देन उसके बाद चाइना का राइजिंग इन्फ्लुएंस, चाइना का वहां बढ़ता दबदबा, ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं नुकसान वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सवाल हो, जब रिलेशंस में पूछा जाए, जब भी कहीं पे कंसर्न की बात हो रही हो, तो उसमें किस तरह का कंक्लूजन लिखना चाहिए कभी आ जाए तो इस तरह के बने बनाए कंक्लूजन होते हैं, वो सेट होते हैं, वो वहां से आप लिख के कॉपी करके याद करके लिख सकते हैं। जब इंडिया मालदीव्स की आए तो इंडिया मालदीव्स में हम क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो मिनिस्टर्स को बर्खास्त किया, हटाया, वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो भी चाहते हैं कि हम सपोर्ट में रहें, है ना। तो डिप्लोमेटिकली इस मैटर को सुलझाया जा सकता है और हमें इस रिश्तों को सुधारने की बात करनी चाहिए। इस तरह की बातें हम कंक्लूजन में लिखेंगे जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद रहता है, ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? चलो, इसी को क्वेश्चन पूछा हुआ है मेंस में पहले इंडिया मालदीव्स रिलेशंस के ऊपर, मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है, मैंने उसको आज के कंसर्न के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है। मेंस में पहले पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से ये पढ़ना और कोशिश करना लिखने की, जितना लिख पाओ, ये चेक नहीं करूंगा, ये बस आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि आप कितना लिख सकते हो। हर एक क्वेश्चन को हम लिखवाएंगे, ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे अटेंड, जब हम आईआर पढ़ रहे होंगे तब इस तरह के हर एक क्वेश्चन को हम लिखवाएंगे, उस टाइम पे लिखेंगे भी। अभी आपको सिर्फ इस न्यूज के हिसाब से इसको कोशिश करनी है लिखने की। क्या है? डिस्कस द इंडिया मालदीव रिलेशन इन लाइट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन बायलैटरल रिलेशंस, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया। लिख पाओगे? कोशिश करना, ये चेक नहीं करूंगा, ये सिर्फ आपको अपने लिए लिखना है। लेकिन जब हम आईआर पढ़ेंगे तब इसको स्पेसिफिकली लिखेंगे भी, चेक भी करेंगे और इंप्रूव भी करेंगे कि किस तरीके से लिखना है। फर्स्ट न्यूज, ठीक है। सेकंड न्यूज पे चलें। सेकंड न्यूज बेसिकली पल्स प्रोडक्शन के ऊपर थी, जहां पर मसूर की जो दाल होती है जिसे हम लेंटिल्स बोलते हैं, उसमें इंडिया फर्स्ट पोजीशन में बोल रहे हैं कि आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की न्यूज थी। तो इस तरह की न्यूज से हमें कोई लेना देना नहीं है, जब आने वाला है वाली बात होती है या तो आ गया हो, ठीक है। हमें यहां पर जरूरी हो जाएगा पल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडिया में क्या चल रहा है। तो इंडिया क्या है? इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स का, लार्जेस्ट कंज्यूमर है और लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा उगा भी रहे हैं, कंज्यूम भी रहे हैं और इंपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए।
एक इंपॉर्टेंट, जब भी हम लिखें पल्सेस के बारे में कभी कुछ भी आ जाए तो कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अब पल्स के बारे में और भी देखें तो सबसे ज्यादा इंडिया में कौन उगाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, टॉप पे कौन है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये टॉप 5 स्टेट है हमारे। और 2023 को यूएन ने इंडिया के कहने पे ईयर ऑफ मिलेट्स बोला था। मिलेट्स क्या होते हैं? कौन से? जो मोटा अनाज होता है, मोटे अनाज को हम मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, 2023 को यूएन ने इंडिया के कहने पे डिक्लेयर किया था ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक है, करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट है किसी का? अभी किसी ने न्यूज पढ़ना शुरू किया है? न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत? अभी हमने फेडरलिज्म चैप्टर पढ़ा था और 3-4 दिन पहले फेडरलिज्म के ऊपर एक वो आया हुआ था आर्टिकल, वन नेशन वन इलेक्शन इज हैम्परिंग द इंडियन फेडरलिज्म करके। ठीक है, पढ़ा था किसी ने? ढूंढना वन नेशन वन इलेक्शन वाला आर्टिकल अगर मिल जाए तो, द हिंदू में था, और उसको पढ़ने की कोशिश करना कि कैसे वो फेडरलिज्म को हैम्पर कर रहा है, तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा दिमाग में। सर करंट अफेयर के लिए जो न्यूज आपकी है वो पढ़े या जो आर्टिकल आपके? जो एडिटोरियल्स आते हैं। जब न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एडिटोरियल्स हो जाते हैं, क्योंकि जो मेन न्यूज होती है वो कवर कर ही देते हैं उसमें, और छोटी मोटी न्यूज हम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के पेज से देख लेते हैं। पूरा पेपर हमारे काम का नहीं होता। ठीक है, लेकिन एडिटोरियल्स पढ़ने, उससे आपको लिखना आएगा कि लिखना क्या है किसी भी चीज के ऊपर, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं उसमें दे दिए होते हैं। तो किसी चीज के लिए हमें मेहनत नहीं करनी, खुद बनाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, सब बना बनाया मिलता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैसे उसको लें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर की एक हैबिट बनाओ पढ़ने की। ठीक है, धीरे धीरे होगी, हम भी उसमें डेली आर्टिकल लाना शुरू करेंगे धीरे धीरे, जब थोड़ा बहुत समझने लग जाएंगे चीजों को तो डेली का एक आर्टिकल हम डिस्कस करना शुरू करेंगे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब इसे शुरू करना। इसमें अगर हम देखें पल्सेस की बात करें, सबसे ज्यादा इंडिया में क्या उगाते हैं? ग्राम क्या होता है? चना। ठीक है, उसके बाद अरहर और फिर उड़द वगैरह होती है। ज्यादातर हम इसको, कहां गया? रबी। ज्यादातर खरीफ और रबी 2 सीजन होते हैं। खरीफ और रबी 2 सीजन होते हैं। ज्यादातर दाल जो है रबी सीजन में आती है, ऐसा नहीं है कि खरीफ में आती ही नहीं है, कुछ परसेंटेज खरीफ में भी, लेकिन मेजॉरिटी कहां से आ रही है? रबी से आ रही है। बस इतना अगर हमें पता है तो हम, ये क्वेश्चन आया था इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो इसे। हालांकि आंसर दिया हुआ है लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करो। पल्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ब्लैक ग्राम कैन बी कल्टिवेटेड बोथ एज खरीफ एंड रबी, पहला है। दूसरा है ग्रीन ग्राम अलोन अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द पल्स प्रोडक्शन। और लास्ट है, इन लास्ट 3 decades while production of kharif pulses has increased, production of rabi pulses has decreased। ठीक है, जब हम इसमें देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि रबी का ही मेजर पोर्शन है। ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज और इंक्रीज वाला जनरली हमें इकोनॉमिक सर्वे जो हर साल आता है उससे पता लगता है। ठीक है, लेकिन हम इसको तो हटा ही सकते हैं सीधा सीधा। सेकंड पॉइंट को हमें पता है कि सब पल्सेस मिलाकर के ग्राम, सभी ग्राम चाहे वो ग्रीन हो चाहे ब्लैक हो, सब मिला के 40% है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? अकेला ग्रीन ग्राम 50% से ज्यादा है। ठीक है, इसको तो हम वैसे हटा सकते हैं और 2 को हटाते तो हमारा आंसर आ जाता है इसमें। सिर्फ आपको एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब इस तरह की न्यूज पढ़ें तो एक बेसिक सा आइडिया लेके चलना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब एक एक डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि ठीक है सारे ये जो चने हैं ये अब ऑलमोस्ट 50% है, इतना ही पता है तो काम चल जाएगा। लेकिन सब चने मिला के, सब ग्राम, उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन ग्राम ही इतना। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूज पे
रिफॉर्मिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। हुआ क्या है, रिसेंटली हाई कोर्ट ने कुछ टाइमलाइन के ऊपर डिसीजन दिया है कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में है, कई बार देरी हो जाती है, कई बार मतलब उसके ऊपर एक रोक लगाने की कोशिश की है या फिर उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की है कि टाइमलाइन जो है स्टैंडर्ड होनी चाहिए, आप उन टाइमलाइंस को क्रॉस ना करो। ठीक है, इसके लिए एक एक्ट आता है बेसिकली जो हमें पढ़ना है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट है 1994 का, और इसी के आधार पर रूल्स आए 2014 में। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए, जो इस एक्ट के आधार पर है, जो ये लिखा हुआ है, जो आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऑर्गन को कौन डोनेट कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो डेड हो। उसमें आपको 2-4 चीजें पता होनी चाहिए कि किसी को भी ऑर्गन डोनेट करना है तो सिर्फ उसी को कर सकते हैं जो क्लोज रिलेशन में हो या फिर बहुत लंबे टाइम से फ्रेंड सर्कल में रहा हो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट रिलेशन में हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। अदरवाइज ये माना जाता है कि ये सब पैसे के लिए हो रहा है, और इसको हम ऑर्गन ट्रेडिंग बोलते हैं, और ऑर्गन ट्रेडिंग एथिकली गलत है और इसीलिए वो अलाउड नहीं है। जब तक डायरेक्ट या इनडायरेक्टली कोई कांटेक्ट में नहीं है तब तक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर डोनेशन अलाउड नहीं है। ये हमें इससे पता लगता है। अब कोई भी आके बोल दे कि ये मेरा दोस्त है इसलिए कर रहा है, उसके लिए प्रूफ देना पड़ता है, फोटोज देने पड़ेंगे, अलग अलग प्रूफ देने पड़ेंगे कि कैसे जानते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। उसके लिए एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है, ऑथराइजेशन कमेटी बनाई है जो देखती है कि ये जो क्लेम कर रहे हैं सही है या नहीं है। क्लियर है? तो हमें ये पता होना चाहिए जब डोनर्स की बात आती है, तो इतनी सारी चीजें पता है, ये मैंने लिख दिया है, पढ़ लेना, मोटा मोटा मैंने बता दिया है कौन कौन दे सकता है। उसके लिए ऑथराइजेशन कमेटी है जो उसको अप्रूव करेगी। क्लियर है? टाइमलाइंस जो बोला है कि ये करना है, तो ये बेसिकली टाइमलाइंस है। अगर जो एप्लीकेशन आती है तो विद इन 10 डेज एप्लीकेशन को प्रोसेस करो। एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिए हैं, उस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए आपको मैक्सिमम 14 डेज लगने चाहिए। उसके बाद जो फैमिली और जो फ्रेंड्स हैं जो बोल रहे हैं कि ये मेरी फैमिली है, फ्रेंड है, उसका इंटरव्यू होगा ऑर्गन डोनेशन से पहले कि ये जो बोल रहा है सही है, तुम अपनी मर्जी से देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते। उस इंटरव्यू के लिए भी बोला है कि जब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद विद इन 2 वीक्स कहीं होगा, ये रहा, विद इन 2 वीक्स आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना है, और ये सारी प्रोसेस 6 से 8 हफ्ते में हो जानी चाहिए। ये एक टाइमलाइन है। इसके ऊपर डायरेक्शंस दिया हाई कोर्ट ने सरकार को कि आप इन डायरेक्शंस को थोड़ा सा अच्छे से इंप्लीमेंट करवाओ। क्लियर है? तो ये बेसिकली इसलिए पता होना चाहिए। जब भी मेंस में आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा लेकिन एथिकल इश्यूज का कुछ आ जाए, तब आपको ये एक्ट याद आना चाहिए कि ऐसा कुछ एक्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड। ठीक है, जो हमारे कौन से ईयर में आया है? ठीक है, एग्जाम्पल में हम ऐसी चीजें लिखते हैं और प्रीलिम्स में डायरेक्ट पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डोनेट द ऑर्गन्स। क्लियर है? ऑथराइजेशन कमेटी है, उसका क्या काम है। तो इस टाइप के प्रीलिम्स में इस टाइप के पूछे जाते हैं और मेंस में आपको इस टाइप की चीजें एग्जाम्पल्स में लिखनी होती है। क्लियर है? नेक्स्ट है, वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली है। ठीक है, कौन सी है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये बन जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन देता है? वर्ल्ड बैंक। इसके साथ साथ 1-2 और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो पता होनी चाहिए जो वर्ल्ड बैंक देता है। एक तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक क्या है, कब बना, ठीक है, इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक नाम है, वो किस किस से मिलकर बनता है,
तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो 1944 में एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी। उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से दो इंस्टीट्यूशन बने थे, एक IBRD जिसे हम आज वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और दूसरा IMF। 1994 में IBRD बना था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको हम आज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। और दूसरा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इनको ब्रेटन वुड सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस से ये दो चीजें आई थी। वर्ल्ड बैंक का काम क्या है? डेवलपिंग नेशंस को असिस्ट करना, उनको सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें पता होने चाहिए। वर्किंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दैट रिड्यूस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्ट करना, ठीक है, उनकी भलाई के लिए, ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक का काम हो जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जब हम बोलते हैं तो उसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशंस आएंगे। वो कौन कौन से 5 हैं? IBRD, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, MIGA और ICSID। इंडिया इनमें से ऊपर वाले चारों का पार्ट है, पांचवे का नहीं है। पांचवे का नहीं है। इन सब के अलग अलग फंक्शंस पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड दिमाग में तैयार होना चाहिए। हाँ, वर्ल्ड बैंक की 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से एक का इंडिया पार्ट नहीं है। इन पांचों के अलग अलग फंक्शंस क्या हैं वो भी हम पढ़ेंगे। IMF के फंक्शंस क्या हैं वो भी हम अलग से पढ़ेंगे जब हम इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो सिर्फ करंट अफेयर्स में आया था। जब भी करंट अफेयर में आएंगे तो स्टैटिक में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते चले जाएंगे, और जब अगली बार आएंगे थोड़ा सा और इससे ज्यादा पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा, अचानक से सारी डिटेल्स होंगी तो कुछ नहीं याद रहने वाला। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक चीजें हम पढ़ते हुए चलेंगे। अगली बार जब न्यूज में आएगा थोड़ी सी और डिटेल उसमें पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा। ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, तब याद रहेंगी। ठीक है, चलो अगली न्यूज है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। बेसिकली क्या था, एक शिमला डेवलपमेंट प्लान था। शिमला को डेवलप करने के लिए उसको NGT ने बोला कि नहीं, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसको बंद करवा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद बोला कि स्टेट गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट प्लान है उस पे NGT का कोई जुडिस्डिक्शन नहीं, यानी NGT का कोई अधिकार नहीं कि उसको रोके। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हरी झंडी दे दी है शिमला डेवलपमेंट प्लान को, जो NGT ने रोका था। अभी NGT क्या है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, पहली चीज ट्रिब्यूनल्स हमने पढ़ी नहीं है। ट्रिब्यूनल्स होती क्या है? जैसे कोर्ट्स होते हैं ना, वैसे ट्रिब्यूनल्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रिब्यूनल्स हम पॉलिटी में पढ़ेंगे जब हम कोर्ट्स पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे। अभी के लिए हमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक तरह की ट्रिब्यूनल है, एक तरह का कोर्ट है जो किसी तरह के डिसीजन देती है। किस तरह की रहती है? एनवायरमेंट रिलेटेड। एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं दिल्ली और NCR में, NGT उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो NGT के बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली 2010 में इसे बनाया गया था, और एनवायरमेंट के लिए इस तरह की स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने वाला इंडिया तीसरा देश है। इससे पहले 2 ही कंट्री ने बनाया ऐसा। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया फर्स्ट कंट्री है ऐसा। ठीक है, इसको मैंडेट है कि ये 6 महीने के अंदर अंदर अपना डिसीजन इसे देना होता है। कहीं लिखा होगा ये? कहाँ है? ये रहा। NGT इसके ऊपर कोई भी अपील करता है तो 6 महीने के अंदर अंदर ये अपना डिसीजन देता है, इसीलिए इसके डिसीजन बड़े फास्ट आते हैं। और बहुत सारे काम इसने किए हुए हैं,
क्रैकर बैन से लेके, ठीक है, जो पटाखे जो हम जलाते थे वो सब बैन लगाना, ठीक है, जब भी कोई बिल्डिंग बन रही होती है उसके ऊपर वो पर्दा लगाना, ये सारे काम एनजीटी करता है, ठीक है। तो एनवायरमेंट रिलेटेड डिसीजन है जो ये देता है। 5 जगह पे इसकी, ये बेसिकली जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर कुछ 7 लॉज हैं जो इंडिया में, जिनको ये ओवरसी करता है, जिनके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो ये सुनता है। वो एनवायरमेंट रिलेटेड है बेसिकली। वाटर एक्ट हो गया, वाटर सेस एक्ट हो गया, देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन हो गया, एयर एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट हो गया, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन एक्ट हैं, इन एक्ट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कहां जाना है? एनजीटी। एनजीटी उसको देखेगा। एनवायरमेंट रिलेटेड है सारे, ठीक है। 5 जगह पे सिटी है। मेन जो इसकी प्रिंसिपल बेंच है वो दिल्ली में, ठीक है। ये इसलिए पता होना चाहिए एनजीटी के बारे में, ये पूछ ले कि एनजीटी की सिर्फ एक ही सीट है दिल्ली में, ठीक है। तो 5 अलग अलग जगह पे हैं, दिल्ली इसकी प्रिंसिपल बेंच हो जाती है। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है चेयरपर्सन और प्रिंसिपल बेंच में कौन होता है, 10 मेंबर 20 मेंबर। जब हम एनजीटी पढ़ेंगे या ट्रिब्यूनल्स पढ़ेंगे तो उस टाइम पे फिर से देख लेंगे कि ट्रिब्यूनल में कौन मेंबर होता है। ट्रिब्यूनल में सिर्फ जुडिशियरी के मेंबर्स नहीं होते, कुछ एक्सपर्ट्स भी होते हैं जो फील्ड एक्सपर्ट होते हैं। बनाया किस लिए गया था ट्रिब्यूनल्स को? इसीलिए बनाया गया था क्योंकि कोर्ट्स के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट होते हैं, किसी स्पेशल इशू को लेके बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। कोर्ट में एक्सपर्ट नहीं है, जो जुडिशियरी वाले वो एक्सपर्ट नहीं है, तो वो उन चीजों पर डिसीजन नहीं दे सकते जहां पर एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया कि एक्सपर्ट्स भी एक जगह बैठाओ, तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट यहाँ पर बैठते हैं जो डिसीजन देते हैं, ठीक है। बस ये इसमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था एनजीटी से रिलेटेड। पहला क्या है? एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट। एक्ट से बनाया गया, 2010 में एक्ट लेके आए थे। और सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाया गया। सीपीसीबी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, वेयर एज सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स, एम्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। पहले वाला तो मैंने बताया था कि बर्डन कम करने के लिए ट्रिब्यूनल है, तो ये तो ठीक है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट का क्या है? सीपीसीबी भी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। क्या चीज? सीपीसीबी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ना, जो उसके तहत सीपीसीबी, सॉरी मैं गलत बता रहा हूं, एयर एक्ट जो है, इसका मैं बता देता हूं पूरा डिटेल। एक सेकंड। 2 एक्ट है हमारे, वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट। अभी तो ऊपर भी पढ़े थे हमने। जो सीपीसीबी को एस्टेब्लिश किया गया वो किया गया एज पर वाटर एक्ट। वाटर एक्ट के तहत हमने सीपीसीबी को बना दिया, और एयर एक्ट की जो पावर्स हैं वो भी हमने इसको दे दी बाद में। तो अभी सीपीसीबी दो जगह से पावर उसको मिलती हैं, एक वाटर एक्ट से और एयर एक्ट से। इसको बनाया गया है वाटर एक्ट के तहत, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है, तो ये भी एक्ट के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है? जब हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे तब इनको डिटेल में पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। ठीक है, एनवायरनमेंट में इनका हर एक को डिटेल में पढ़ना है। क्लियर है? आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के 150 साल पूरे हुए हैं। जब भी किसी भी चीज के 100 साल हो रहे हो, 150 साल हो रहे हो, 50 साल हो रहे हो, तो वो एग्जामिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जामिनर्स वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आईएमडी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए? बेसिकली इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, तो ये आजादी के बाद की नहीं, आजादी से बहुत पहले इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। ठीक है, 2 वहां पर साइक्लोन आए थे कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता और
आंध्र प्रदेश में 2 साइक्लोन आए, तो उस टाइम पे जरूरत महसूस हुई कि हमारे पास भी कोई एक ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जब इस तरह का कोई भी डिजास्टर आ रहा है जो हमें पहले से बता दे, ताकि हम तैयारी कर सकें बचने की, या फिर जितना हो सके चीजें उसे बचाने की, वहां से शिफ्ट करके। तो इसलिए आईएमडी को एस्टेब्लिश किया गया था 1875 में, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर काम करती है। तो इसकी जो प्रिंसिपल मिनिस्ट्री है या एजेंसी है वो पता होनी चाहिए फॉर प्रीलिम्स, कि कोई भी चीज है वो किसके अंडर काम कर रही है। तो हमारी आईएमडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करती है। जितने भी अर्ली वार्निंग वगैरह होती है वो सारी चीजें आईएमडी के द्वारा हमें मिलती हैं। तो ये इसका फंक्शन है मेनली। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम डिफरेंस पता होने चाहिए। इसमें प्रीलिम्स के लिए बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत फेवरेट हो रहे हैं यूपीएससी के। व्हाट इज ब्लैक कार्बन, व्हाट इज ग्रीन कार्बन, व्हाट इज ब्राउन कार्बन। तो ऐसे ही ग्रीन हाइड्रोजन आज के टाइम पे बहुत एक मतलब हम कहें कि ऐसा टॉपिक है जो सबकी नजरों में है, क्योंकि एनर्जी के लेवल पे देखें, एनर्जी की डिमांड इंडिया में बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो उस एनर्जी की डिमांड को पूरा करने के लिए पूरा विश्व जो है लगा हुआ, पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है, और उनको अभी जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो हाइड्रोजन से दिखाई दे रहा है, कि हाइड्रोजन से वो डिमांड पूरी हो सकती है। इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, इसको समझना कि क्या है बेसिकली। हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पाई जा रही है तो हाइड्रोजन है। वर्ल्ड यूनिवर्स, सॉरी, यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, ये कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। जैसे वाटर में मिल गया H2O, ऐसे ही प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं मिलता है। प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन को लेने के लिए हमें किसी प्रोसेस से इसको गुजारना पड़ता है। इलेक्ट्रोलिसिस भी उसका एक पार्ट है, प्रोसेस। ये प्रोसेस में जो एनर्जी यूज हो रही है वो एनर्जी किस सोर्स से आ रही है, उस सोर्स पे डिपेंड करेगा उस हाइड्रोजन का नाम क्या होगा। उसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे, ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन कहेंगे, या क्या कहेंगे, वो सोर्स पे डिपेंड करेगा जिस सोर्स से वो एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को अलग कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सोर्स के हिसाब से ब्राउन, ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन। अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस के तहत हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं तो वो ब्राउन है। अगर हम फॉसिल फ्यूल से यूज करके एनर्जी ले रहे हैं तब हम हाइड्रोजन अलग कर रहे हैं तो वो, इन दोनों से कार्बन बहुत ज्यादा निकलता है। चाहे इंडस्ट्री हो, वो भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और फॉसिल फ्यूल्स को जलाएंगे तो भी कार्बन बहुत ज्यादा लगेगा। उसके बाद दो तरीके और हैं। एक है ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्यों बोला, कि हमने यहां पर हाइड्रोजन तो फॉसिल फ्यूल से निकाली है, लेकिन जो कार्बन निकाला है उसको कैप्चर कर दिया हमने, उसको पकड़ के वापस से समुद्र में छुपा दिया हमने, यानी उसको हमने रिलीज नहीं होने दिया। जब कार्बन निकला तो है लेकिन हमने उसे एक्सपोज नहीं होने दिया, उसे कैप्चर कर लिया है, तो वो ब्लू है। और लास्ट ग्रीन क्या है, जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी हमने रिन्यूएबल सोर्सेज से ली हो, जैसे सोलर एनर्जी आ गई। सोलर में कोई कार्बन रिलीज हुआ नहीं हुआ, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की और उससे हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया और हाइड्रोजन बना दिया, हाइड्रोजन अलग कर लिया। तो जब इस तरह की प्रोसेस होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन रिलीज नहीं हो रहा है। अब हाइड्रोजन हमारे लिए दो वजह से इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि कार्बन रिलीज नहीं होता जब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करते हैं। तो क्लाइमेट, आज के टाइम पे क्लाइमेट एक बहुत बड़ा इश्यू है, तो क्लाइमेट को टैकल करने के लिए हाइड्रोजन फ्यूल की जरूरत है। और दूसरा एनर्जी डिमांड, एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा है।
उस एनर्जी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन ही हमें रास्ता दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन को हम रॉकेट फ्यूल में भी यूज करते हैं। क्यों? क्यों? नहीं, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। इसमें एक जगह लिखा होगा हाई एनर्जी कंटेंट पर यूनिट फॉर, जितने अमाउंट से जितनी एनर्जी ये निकाल पाएगा बाकी चीज नहीं निकाल पाएंगे, तो इसीलिए हम इसको रॉकेट फ्यूल में भी, क्योंकि वहां पर इतनी स्पेस नहीं होती हम एबंडेंट मात्रा में कोई भी फ्यूल ले जा सकें, तो इसको लिमिटेड फ्यूल ले जाते हैं और उससे एनर्जी हमें इनफ मिल जाती है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। अभी एनर्जी की डिमांड 2030 तक हमारे यहां पर ऐसा है कि वो 35% सर्ज करने वाली और बढ़ने वाली है, तो हमें अभी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और इस एनर्जी के लिए हमें अलग अलग चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं बाहर के देशों से, और जब कोई भी चीज इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें पे करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं भारत का एक बिल बढ़ा रहा है। तो उस इंपोर्ट बिल से निजात पाने के लिए या उससे फ्री होने के लिए भी जरूरी है कि हम इस तरह का कुछ एक एनर्जी सोर्स बना पाए। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन जरूरी क्यों है वो भी समझा, ग्रीन हाइड्रोजन होती क्या है वो भी हमने समझ लिया, और उसी के साथ साथ जब मैंने बोला ग्रीन हाइड्रोजन है तो कार्बन रिलीज नहीं हो रही है, ना तो प्रोसेसिंग में ना ही हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं तब, तो उससे हमारा एक और टारगेट जो हमने रखा हुआ है नेट जीरो बाय 2070, ये टारगेट हमने रखा। COP26 अभी नहीं समझ में आएगा, ग्लासगो में पीछे एक समिट हुई थी, उस समिट में हमने इंडिया के लिए टारगेट सेट किया कि हम 2070 तक उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां पर जितना हमारा एमिशन होगा कार्बन का उतना ही हम एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे, यानी नेट जीरो हो जाएगा एमिशन, हम कोई नेट पॉल्यूशन नहीं करेंगे, कार्बन का एक भी ऐसा नहीं होगा जो हम एक्स्ट्रा कर पाएंगे, जितना हम एमिट करेंगे उतना ही हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस सिचुएशन में हम कब तक पहुंचेंगे? 2070 तक। ये टारगेट रखा हुआ है कि हमें पहुंचना है, और उसमें पहुंचने के लिए अगर हम हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज कर पाए तो बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी, हम अगर इस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो नेट जीरो बाय 2070। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन से रिलेटेड। ठीक है, विद रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रीन हाइड्रोजन को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं? फ्यूल है, कहीं भी यूज कर सकते हैं, और यूपीएससी में वैसे भी जब कैन बी क्वेश्चन में आ जाता है, आंसर में आ जाता है, तो संभावनाएं तो हर चीज की होती है। स्टेटमेंट को भी आप पढ़ोगे, इट कैन बी यूज्ड, हो सकता है आज नहीं हो रहा हो, 5 साल बाद हो जाए, संभावनाएं हर चीज की हैं। तो यहां पर जब कैन बी वाले स्टेटमेंट आते हैं तो जनरली वो सही होते हैं। ठीक है, तो यूपीएससी में इस तरह के कई बार साइंस में क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जहां पर आंसर्स में कैन बी लिखा होता है, तो जनरली सही होते हैं। तो यहाँ पर इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, बिल्कुल अभी भी यूज कर रहे हैं हम हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन निकाला है, ग्रीन हाइड्रोजन, तो उसका बस प्रोसेस है, इसलिए हम उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल तो कहीं भी यूज हो सकता है, अब चाहे वो ग्रीन हो चाहे ब्राउन हो, क्या फर्क पड़ रहा है? हाइड्रोजन एज ए फ्यूल कहीं भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन तो सिर्फ उसका प्रोसेस का नाम है कि कैसे वो हाइड्रोजन बना है, कैसे वो एज ए फ्यूल हमें मिला है। क्लियर है? ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। ये 2 लेवल पे रिपोर्ट आती है, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे यूएनडीपी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के देता है, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूएनडीपी किसके साथ देगा? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ऑक्सफोर्ड ह्यूमन डेवलपमेंट करके कुछ है उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम। ठीक है, तो यूएनडीपी और वो मिलकर देते हैं। भारत में वो पूरे वर्ल्ड के लिए रिलीज करेगा, और लेकिन इंडिया में नीति आयोग ये काम करता है।
इंडिया में कौन देता है? नीति आयोग। पता होना चाहिए, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन देता है, तो नीति आयोग देगा, और ऊपर लेवल पे यूएनडीपी। ठीक है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो 3 मेजर क्राइटेरिया हैं जो यूएनडीपी देता है, जिनके बेस पे वो बताता है कि कितनी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब क्या है। ये बोल रहा है पॉवर्टी सिर्फ पैसे से नहीं है, पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल होती है, एजुकेशन में भी हो सकती है, हेल्थ में भी हो सकती है, लिविंग स्टैंडर्ड में भी हो सकती है। तो इसीलिए 3 तरीके से नापता है, एजुकेशन में, हेल्थ में और लिविंग स्टैंडर्ड में। इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और उसी को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके 12-13 इंडेक्स हमने नीति आयोग ने बना दिए कि हम इतने हिस्सों में नापेंगे इसको। ठीक है, तो कौन देता है? और इसमें रिसेंटली बोला है कि हमने पिछले 9 सालों में, ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए, कहीं पे भी आप लिख सकते हो कि इंडिया क्या कर रहा है पॉवर्टी के विषय में, पॉवर्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वहां आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि एज पर नीति आयोग रिपोर्ट इन द लास्ट 9 इयर्स हमने इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाल लिया है। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थे 24.82 लोग बाहर आए उससे। ठीक है, तो मेंस में इस तरह का डाटा आपको लिखना होता है। तो जब भी आप नोट्स बनाओ तो इस तरह के डाटा को अलग लिख लिया करो, जो आप यूज कर सकते हो कई जगह पे, या आप एसेज में यूज कर सकते हो अपने नोट्स में। वो जब मेंस आंसर राइटिंग होती है वहां पे कई तरह के क्वेश्चंस में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, हर एक डाटा नहीं याद करना होता है, कुछ डाटा जो कई जगह यूज हो सके हमें वो याद करना होता है, जिनको हम कई जगह पे यूज कर पाए। नहीं तो हर एक को याद करने लगोगे कितना कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये हो पाया। इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग प्लान्स और स्कीम्स चलाई। ठीक है, जिसमें मिड डे मील स्कीम है, ठीक है, पोषण अभियान है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स हम अलग अलग पढ़ेंगे जब इकोनॉमी में उन चीजों को पढ़ेंगे। अभी के लिए पता होना चाहिए कि इसके लिए सिर्फ एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो सरकार चला रही है, जिसकी वजह से हम ये निकल पाएंगे। हमने शुरू की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग जब रिपोर्ट देता है तो नीति आयोग भी पता होना चाहिए। पहले इंडिया में, पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग करने के लिए एक प्लानिंग कमीशन होता था। 2015 में उसको रिप्लेस करके हमने क्या बना दिया? नीति आयोग बना दिया। और नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल है। क्यों? इसकी बेसिकली 2 हब हैं, एक है टीम इंडिया हब और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब में क्या होता है, सेंटर और स्टेट साथ मिलकर के डिसीजन लेते हैं, और जब साथ मिलकर के डिसीजन ले रहे हैं सेंटर और स्टेट, तो वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हुआ कि नहीं हुआ, कि दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं काम। और दूसरा नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं अलग अलग फील्ड के, और इसको थिंक टैंक बोला जाता है। इसको हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नीति आयोग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम नीति आयोग को और प्लानिंग कमीशन का दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। इकोनॉमी में पढ़ेंगे, पॉलिटी में पढ़ेंगे, दोनों जगह पे इसका डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो नीति आयोग को वहां और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद एक IUCN रेड लिस्ट है। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये बेसिकली एक रेड लिस्ट निकालता है। रेड लिस्ट क्या है? जहां पर अलग अलग स्पीसीज को, प्लांट्स को, फ्लोरा और फौना को अलग अलग उस पर डिवाइड किया हुआ है कि ये एंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट है, ये वल्नरेबल है, क्या है। हर एक स्पीसीज को इसमें रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि हाँ ये ठीक है, इसका ठीक चल रहा है, इसकी पॉपुलेशन घटती जा रही है तो इसको हम वल्नरेबल में डालेंगे, और कम हो रही है एंडेंजर्ड डाल देंगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड डाल देंगे, जो दिखाई ही नहीं दिया है कई दिन से उसको हम एक्सटिंक्ट में बोल देंगे। तो ऐसे स्पेसिफिकेशन इसने दी हुई है
ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ एक स्पेशल ये बेसिकली अलग अलग जो एक्सटिंक्शन मतलब खत्म होने का जो रिस्क है, कौन कौन ऐसे स्पीसीज हैं जो खत्म होने के कगार पे हैं, उनका भी एक अलग से असेसमेंट ये देता है। ठीक है, अभी सिर्फ IUCN के बारे में इतना पता होना बहुत है। जब हम अलग अलग स्पीसीज को पढ़ेंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं जिनका स्टेटस भी पता होना चाहिए कि IUCN ने इसको क्या स्टेटस दिया हुआ है। ठीक है, तब हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था जो पूछा हुआ बेसिकली, इन्वेजिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? और ये बेसिकली क्या कर रहा है, ग्लोबल इन्वेजिव स्पीसीज का एक डेटाबेस बना रहा है। इन्वेजिव स्पीसीज क्या होती हैं? कोई भी वो स्पीसी जो वहां पर नहीं पाई जा रही, हम वहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाहर से कोई भी एक नई चीज ले आए और वो धीरे धीरे बाकी चीजों को खत्म करना शुरू करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू करते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। बहुत सिंपल भाषा में ये होता है। ठीक है, और ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो इंट्रोड्यूस की जाती है, फिर उसको रोकने के लिए हमें कुछ नया चीज शुरू करना पड़ता है। तो उसका एक डेटाबेस ये तैयार कर रहा है। कौन है? IUCN ही वो एजेंसी है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था IUCN से रिलेटेड, तो मैंने उठा लिया। अभी बेसिकली स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड अभी दिए गए हैं। इसमें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन फर्स्ट पोजीशन में आए, बस बात खत्म। काफी टाइम से चल रहा है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ हमारे लिए सिर्फ ये है कि कौन कौन से, इंदौर और सूरत दोनों कंबाइंड फर्स्ट पोजीशन पे, इंदौर भी और सूरत भी। अगर हम स्टेट में देखें तो महाराष्ट्र टॉप कर रहा है। बस इतना पता है, बहुत है। फॉरेजिंग ट्रेडिशंस ऑफ सोलिगा एंड येरावा ट्राइब्स, अब ये क्यों न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है? सिविल सर्विसेज को थोड़ी सी मतलब लगाव है ट्राइबल से, ये ट्राइब्स हैं, ये कौन सी कहां पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली ये थोड़ा सा रहता है। सोसाइटी में स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं कुछ ट्राइब्स के बारे में स्पेशली, तो ये दोनों ट्राइब्स के बारे में न्यूज में था। जो कौन से ट्राइब्स हैं जिनमें फॉरेजिंग ट्रेडिशन, फॉरेजिंग ट्रेडिशन क्या होता है? जो खाना ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, जो खाना ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं, खाना इकट्ठा करने के लिए। और ये दोनों ट्राइब ऐसी हैं जो शहद के ऊपर जिंदा है, जो शहद बहुत खाती हैं, तो शहद के लिए इधर उधर घूमती हैं। कहां पाई जाती हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें, सोलिगा हमारी कर्नाटका में है और येरावा हमारी वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट्स कहां पर है? किसके वेस्ट में? इंडिया के वेस्ट में। कहां पर? महाराष्ट्र, कर्नाटक। महाराष्ट्र से शुरू होके बिल्कुल लास्ट तक जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स हैं जो बिल्कुल वेस्ट से साथ में पैरेलल चलती हैं पहाड़ियां, उन्हें हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं। हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके पैरेलल में पहाड़ियां चलती हैं, महाराष्ट्र से शुरू होकर लास्ट तक, उसे हम वेस्टर्न घाट पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में हम डिटेल में मैपिंग में करेंगे उन्हें। ठीक है, तो येरावा ट्राइब्स कहां पाई जाती हैं? वेस्टर्न घाट और सोलिगा कर्नाटका। बस इतना हमें याद रखना है थोड़ा सा। यूपीएससी ने एक बार पीवीटीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था, उसके बाद से पीवीटीसी इंपॉर्टेंट हो जाता है और पीवीटीसी के बारे में हम कई बार पढ़ेंगे। पीवीटीसी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ये वो ट्राइबल ग्रुप है जो अमंग ट्राइब्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट इन तक पहुंच ही नहीं पाया है। तो इसीलिए खतरा क्या रहता है, डेवलपमेंट के लिए जब सरकार पैसे रिलीज करती है तो जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं वहां खर्च हो जाते हैं, यहां तक वो भी नहीं पहुंच पाते। इसीलिए ये कह रहे हैं कि सरकार को अलग से ऐसे स्टेप चलाने चाहिए जो डेडिकेटेड हो टुवर्ड्स दिस वल्नरेबल ग्रुप्स, जिसको हम पीवीटीसीज के नाम से जानते हैं। ये शुरुआत से नहीं, 1973 में देवार कमीशन आया था जिसने इसको प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स बोला था और उसी को हमने नाम चेंज करके पीवीटीसी कर दिया था 2006 में। 2006 में हम इसको किस नाम से जानने लगे? पीवीटीसी। पीवीटीसी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, इसमें 1975 में
हमने 52 ट्राइबल्स को इस ग्रुप में रखा था और उसको बाद में हमने ऐड करके 23 ग्रुप और ऐड किए थे। आज के टाइम पे इंडिया में टोटल 75 पीवीटीसीज है। आज के टाइम पे इंडिया में कितने टोटल? 75 अमंग 705 शेड्यूल्ड ट्राइब्स 75 पीवीटीसीज है। ठीक है, और इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था हमसे। अगर आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ एक स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, आप उसको हटाओ, आंसर सॉल्व। ठीक है, क्लियर है? तो इसीलिए जब चीजें आए तो उसमें उसके बारे में कॉमन चीजें पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है बहुत डिटेल में पूछते हैं, लेकिन यूपीएससी को पता है इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ पाएगा, इसीलिए वो कहीं ना कहीं ये हिंट छोड़ता है। इसीलिए कहीं ना कहीं वो हिंट छोड़ता है कि जितना पता होना चाहिए उतना पता है कि नहीं है वो चेक कर लो। बाकी चीजें डराने के लिए कि ये पता नहीं है कैसे होगा। ठीक है, आरएफआईडी के ऊपर था। एनएचएआई ने अभी बेसिकली वन व्हीकल वन फास्टैग की एक पॉलिसी चलाने की सोच रहे हैं, जहां पर बोल रहे हैं कि जो फास्टैग होगा वो लिंक कर दिया जाएगा, उसका केवाईसी करवाओ कि एक व्हीकल के ऊपर एक ही फास्टैग होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ले रहे हो तो पहले वाले को बंद करो। ऐसा नहीं हो कि एक ही नंबर पे कई फास्टैग चला रहे हैं। फास्टैग क्या है? बेसिकली व्हीकल पे लगे होते हैं। किस चीज के लिए? ये जो टोल के ऊपर क्रॉस करने के लिए, ताकि हाँ, ये अभी लास्ट वीक की ले रहा हूं मैं सारी। ये सारी न्यूज लास्ट वीक की है। वीकली इसी तरीके से लिया करेंगे, जो भी वीक की न्यूज होंगी वो एक साथ इकट्ठा करके उसे हम पढ़ लिया करेंगे। ठीक है, ये अभी वन नेशन वन व्हीकल वन फास्टैग, एक व्हीकल पे एक ही फास्टैग। फास्टैग टोल कलेक्शन के लिए एक मेथड है जो आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। कौन सी टेक्नोलॉजी है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, आरएफआईडी। और हमारे लिए ये आरएफआईडी इंपॉर्टेंट है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या चीज जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करे, क्लोज डिस्टेंस पे काम करे। ठीक है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है, इतना पता है बस बहुत है। यहां पर क्या होगा? एक रिसीवर होगा, एक ट्रांसमीटर होगा। रिसीवर ट्रांसमीटर जो है भेजेगा और वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा, बस यही काम है इसका। अपोजिट काम नहीं करेगा। जो गाड़ियों पे लगा हुआ वो नहीं ट्रैक करेगा आगे वाले को, नहीं, आगे वाला ही करता है। सिर्फ वो पढ़ लेगा इंफॉर्मेशन क्या है, उसमें बैलेंस है कि नहीं है तो काट लेगा, नहीं तो पैसे दो और आगे जाओ, डबल पैसे दो। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन पे काम करता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। और शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर ही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन कौन से कम्युनिकेशंस हैं जो शॉर्ट रेंज डिवाइसेस या शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज के ऊपर होती हैं। ठीक है, क्लोज सर्किट टीवी, सीसीटीवी जिसे हम बोलते हैं, आरएफआईडी और वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ये सारी ही शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज हैं जो फ्यू 100 मीटर्स तक काम करती हैं, 100 से 200 मीटर तक काम करती हैं, उन्हें हम शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजीज बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं आरएफआईडी को या टोल कलेक्शन को, ये टोल कलेक्शन के ऊपर पीछे जो डेटाबेस है वो किसका है? एक सेंट्रलाइज डेटाबेस चाहिए ना, जिससे पता लगे इसमें पैसे भी हैं या नहीं है, काटने हैं तो कैसे काटने हैं। सेंट्रलाइज उसको मॉनिटर किया जा रहा है कैसे? एनपीसीआई पढ़ा होगा, एनपीसीआई। जितना हमारा यूपीआई है उसके पीछे भी एनपीसीआई है। चेक का जो ट्रांसफर सीटीएस बोलते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, उसके पीछे भी एनपीसीआई है। एनपीसीआई एक इन्होंने नॉन प्रॉफिट ग्रुप बनाया बैंक्स ने मिलके कि हम ऐसा चीज बनाते हैं जिससे बेसिकली चीजों को करना आसान हो जाए, पोर्टेबिलिटी आसान हो जाए, एक चीज दूसरे में दिखाई देने लग जाए।
और वैसी ही टेक्नोलॉजी का मदद करके हमने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम बना दिया। बैकएंड में एनपीसीआई मदद करती है। ठीक है, पढ़ेंगे जब हम एनपीसीआई पढ़ेंगे इकोनॉमी में तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पीएफआरडीए ने एक पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रेगुलेशंस डाली हैं, इसके बारे में आपको पता होगा। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस किस चीज से रिलेटेड होता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि समटाइम्स इन न्यूज वी हैव हर्ड द वर्ड पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है, नीचे ऑप्शंस दे देंगे। तो ये बेसिकली पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। इसमें क्या है, जैसे बैंक की बैंक मित्राज होते हैं जो अलग अलग जगह पे, जो बैंक के नहीं है लेकिन बाहर हैं, वो बैंकिंग में आपकी मदद भी करते हैं। इसी तरीके से नेशनल पेंशन स्कीम में एनरोल कराने के लिए, उसमें सहायता करने के लिए बैंक्स जो बेसिकली जो रेगुलेटिंग एजेंसी है, जो ऑथराइज्ड आदमी है, उनके अलावा और कुछ लोगों को भी ऑथराइज कर दिया कि आप लोगों को समझाओ और आप बताओ लोगों के बारे में और उनको एनरोल करने में सहायता करो। तो उनको हमने बोला पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, जो हेल्प करेंगे लोगों को एनपीएस से अटैच होने के लिए। बस एनपीएस में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पता होना चाहिए, ये किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू बहुत न्यूज में रहा है पिछले कुछ सालों में। बिल्कुल, जल्लीकट्टू है क्या चीज, ये बेसिकली तमिलनाडु में एक तरह का गेम है जो किसी फेस्टिवल पे किया जाता है। पोंगल टाइम पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल अलग अलग देश में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल जब मनाते हैं तो उस टाइम पे जल्लीकट्टू एक गेम होता है बेसिकली, जिसमें बैल को दौड़ाया जाता है। ठीक है, और फिर उसको रोकने की कोशिश करते हैं। कोई रोक पाया तो वो विजेता, नहीं रोक पाया तो जिसका वो बैल था वो विजेता। ठीक है, जल्लीकट्टू के ऊपर बोला गया था कि इसमें कई बार आदमियों को नुकसान ज्यादा हो जाता है, चोट ज्यादा लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली कि नहीं, ये कहीं ना कहीं वायलेशन है, आप ह्यूमंस को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, हटा दिया, बाद में हटा दिया, बाद में उसको हटा दिया था। ठीक है, तो ये उसी का रिलेटेड है बेसिकली। अभी रिसेंटली फिर से इसके गेम चालू हुए थे तो न्यूज में आ गया था कि जल्लीकट्टू वहां पे मना रहे हैं, तो उसीलिए न्यूज में था। तो इसीलिए इसका थोड़ा सा कहानी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो बैन लगा हुआ था वो दोबारा से हटा दिया था 2023 में ही। ठीक है, कहाँ का है ये, तमिलनाडु। बस इतना पता है, बहुत है। अगली न्यूज थी मेजर और माइनर पोर्ट से रिलेटेड। हमें न्यूज से कोई लेना देना नहीं है, हमें मेजर और माइनर पोर्ट पता होने चाहिए क्या है। ठीक है, पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए, हम किसको मेजर पोर्ट बोलते हैं और किसको माइनर पोर्ट। पोर्ट क्या चीज है, बंदरगाह। ठीक है, जहां पर शिप्स आते हैं। ठीक है, बेसिकली इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं, 13 मेजर पोर्ट्स, और माइनर पोर्ट लगभग 200। डिफरेंस कैसे करते हैं, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है वो मेजर पोर्ट है, और जिसको स्टेट गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही है वो माइनर पोर्ट है। हमें इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए मेजर पोर्ट्स की, और कौन कौन से ये पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये लोकेशन वाइज मैंने मैप दिया आपको। ठीक है, कांडला मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, देन मोर्मुगांव। मोर्मुगांव कौन सी रिवर पे है, गोवा में जुआरी रिवर पे। ठीक है, देन न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर बेसिकली फेमस है आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट वहां से जाता है। ठीक है, देन कोचीन हो गया, देन यहाँ पर चिदम्बरनार। ठीक है, देन उसके बाद चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पैराडीप और कोलकाता। ओल्डेस्ट कोलकाता। अभी नया बना रहे हैं वाधवान। वाधवन 13th जो मेजर पोर्ट है। ठीक है, VADHAVAN वाधवन।
13th मेजर पोर्ट जो अंडर प्रोग्रेस है महाराष्ट्र में। ठीक है, नया जो 13th जो मेजर पोर्ट बन रहा है वो वाधवन में। इसमें से अगर आप देखो 6 इस साइड हैं और 6 और 1 अंडमान निकोबार में। क्लियर है? गोवा में कौन सी नदी जुआरी नदी, JUARI, जुआरी नदी। कौन कौन कर रहा है बता दिया सारी चीजें, क्लियर है? अब अगला आ जाता है नेशनल क्वांटम मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल क्वांटम मिशन 2023 से लेकर 2031 तक इंडिया चला रही है। किस लिए? क्वांटम टेक्नोलॉजी की साइड में हमें डेवलप होना है, ताकि हम क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके इंप्रूव कर पाए अपनी टेक्नोलॉजीज। कौन सी टेक्नोलॉजी है सर? उसी के बारे में आ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी है क्या चीज वो पता हो। ठीक है, जब हम साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बेसिक सी चीजें बता देता हूं। जब हम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में जाते हैं, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जाते हैं, तो कंप्यूटर 2 चीजों के ऊपर काम करता है जिसे हम बिट्स बोलते हैं, 0 and 1। कंप्यूटर की लैंग्वेज किस पे काम करती है? बाइनरीज पे, 0 and, पता है, सुना है सबने। लेकिन जब क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं वो इनके कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है, जिसको हम क्यूबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में क्या होगा? 0 और 1 सेलेक्ट करो, या तो 0 होगा या 1 होगा। क्यूबिट में क्या होता है? दोनों ही प्रेजेंस होते हैं एक में, तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। ये नॉर्मल जो हमारे सुपर कंप्यूटर हैं उनसे कई हजार गुना फास्ट होते हैं। जो सुपर कंप्यूटर भी कई 100 सालों में कर पाता है, ये 10 मिनट में कर लेता है क्वांटम कंप्यूटर, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं एंटेंगलमेंट वगैरह के, वो हम जब हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि हम नेशनल क्वांटम मिशन चलाए हुए हैं 2023 से लेकर 2031 तक, जहां पर हमें क्वांटम टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है अलग अलग देशों के कोलैबोरेशन के साथ। इसमें मेन से रिलेटेड भी हमें कुछ चीजें हमें पढ़नी है। ये बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो ये मिशन चलाएगी। ठीक है, करना क्या है? बेसिकली जब इसकी स्पीड नापते हैं ना, तो क्यूबिट्स में नापते हैं। ठीक है, उसको जितने ज्यादा क्यूबिट होंगे उतना ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है उसको। तो अभी शुरू के 5 साल में, 2023 से 31 तक 8 साल हो जाते हैं। शुरू के 5 साल में हमें 50 से लेके 100 क्यूबिट वाला डेवलप करना है, और अगले 8 सालों में 50 से 1000 क्यूबिट। ठीक है, धीरे धीरे डेवलप करेंगे हम इसमें। और ये कहां यूज हो सकते हैं वो मैंने एग्जांपल डाले हुए, बेसिकली कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, कैलकुलेशन से रिलेटेड, नेविगेशन में, ये यहां पर इनका यूजेस है। ठीक है, मैग्नेटोमीटर में, बेसिकली एटॉमिक क्लॉक्स वगैरह बनाने में। एटॉमिक क्लॉक्स क्यों जरूरी आती हैं? हाई प्रिसीजन होता है। हाई प्रिसीजन क्यों चाहिए? जो हमारी क्लॉक्स है ना, वो टेम्परेचर बदल रहा है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, मेटल में थोड़ा बहुत चेंजेस आने से टाइम आगे पीछे हो जाता है। बेशक से मिली सेकेंड्स में हो, लेकिन कई जगहें ऐसी होती हैं जहां पर हम मिली सेकेंड में भी चेंजेस अफोर्ड नहीं कर सकते। वहां के लिए हमें हाई प्रिसीजन क्लॉक्स चाहिए होती हैं, जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हम भेजते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर हमें बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं, तो वो भी हम इसकी मदद से डेवलप करेंगे। ठीक है, सुपर कंप्यूटिंग हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक लेवल पे जाकर के जब हम चीजों को कर रहे हैं तो उसे हम क्वांटम टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशंस बहुत फास्ट होते हैं। क्यूबिट, इसमें आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये क्यूबिट के ऊपर ऑपरेट करता है। क्यूबिट क्या है? 0 और 1 का साइमल्टेनियसली एक ही जगह पे प्रेजेंस रहना।
यहां पर 0 और 1 अलग अलग नहीं है, एक ही जगह है, तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। अब इससे फायदे क्या होते हैं? क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से स्पीड बहुत बढ़ जाती है, कंप्यूटिंग पावर, सिक्योरिटी भी इंप्रूव होती है, क्रैक कर पाना इतना आसान नहीं होता, कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, और एआई को मदद मिलेगी और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, एआई किस चीज के ऊपर काम करता है? इंफॉर्मेशन के ऊपर। जितनी इंफॉर्मेशन उसे फीड कराओ उसको उतना पता लगता रहेगा, उसका माइंड उतना डेवलप होता रहेगा, एआई का अपना माइंड होगा, है ना। तो इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी आएगी, ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो ज्यादा अच्छे से एआई काम करेगा, और मेजरमेंट और सेंसिंग और ज्यादा बेहतर हो पाएगी। कैसे हो पाएगी? क्योंकि स्मॉलेस्ट लेवल पे जाकर के हमें एटॉमिक लेवल पे जाके चेंजेस चेक करते हैं। जब इतने माइन्यूट लेवल पे जाके हम चेंजेस को सेंस कर रहे हैं तो सेंसिंग इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? इंप्रूव होगी। कैलकुलेशंस भी, मेजरमेंट भी हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल पे जाके मेजरमेंट कर पाएंगे, तो वो इंप्रूव होगी। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। महंगा बहुत है, एप्लीकेशन हर जगह नहीं, लिमिटेड एप्लीकेशन है, कुछ ही एरिया में इसको अप्लाई कर सकते हैं। एनवायरनमेंट के प्रति बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि बहुत छोटे लेवल पे थोड़े से भी चेंजेस आए, टेम्परेचर में चेंज हो गए, एटॉमिक बिहेवियर चेंज हुआ, पूरी कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव है एनवायरनमेंट में। हल्की सी वाइब्रेशन होगी, एटॉमिक लेवल पे है, चेंज हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव होता है, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एआई को हम जितना पावरफुल करते जाएंगे उतना ही उससे कंट्रोल होते चले जाएंगे। इसीलिए एआई के ऊपर आजकल बहुत आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे न्यूज़पेपर में, एथिकल इश्यूज, कि एआई को हम इतना पावरफुल बना दें कि उसे हम कंट्रोल ही ना कर पाए, फिर वो इंसान को कंट्रोल करे, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर कंट्रोल जो है वो हमारा लिमिटेड है, क्योंकि एआई को जब इंफॉर्मेशन देते हैं तो एआई उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, और क्वांटम टेक्नोलॉजी में इंसान से पहले अगर वो सीख गया तो वो ऐसी ऐसी कैलकुलेशन दे देगा जो हमारी समझ से ही बाहर होंगी, तो हमारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, जो वो आंसर्स देगा उस पर। देन उसके बाद ये वही चीजें जो मैंने अभी बताई कि वो ऐसे ऐसे कंक्लूजन देगा जो हमें समझ से ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो करें क्या हम? ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी जब इंप्रूव करना हो तो सबसे पहले फाइनेंसेस चाहिए, इन्वेस्टमेंट। और इस इन्वेस्टमेंट में इंडिया की बात करें, जनरली जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर प्राइवेट साइड से फंडिंग बहुत आती है, लेकिन इंडिया में अभी भी गवर्नमेंट ही ज्यादा फंडिंग कर रही है। प्राइवेट साइड से किसी भी तरह का रिसर्च डेवलपमेंट में कोई फंडिंग नहीं होती। तो जरूरत है कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें साथ लेके आए, वहां से भी फंडिंग को लेके आए, ताकि इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सके। देन उसके बाद एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना बड़ा जरूरी हो जाता है, जो कोई भी किसी भी तरह के चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो लीगल हो चाहे एथिकल हो, उससे निपटने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए। देन उसके साथ साथ क्वांटम एजुकेशन, ताकि स्कूलों में, कॉलेजेस में हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा पाएं, उसको प्रमोट करने की जरूरत है, ताकि हमें वो स्किल, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी अगर आपने बना ली फिर उसको चलाने के लिए एक स्किल्ड बंदा भी तो चाहिए, वो स्किल्स भी तो हमें देनी है, तो इसीलिए वो एजुकेशन प्रमोट करनी है, ताकि वो स्किल मैन पावर हमें मिल सके। और फिर अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ कोलैबोरेशन, जैसे एकेडमिक कोलैबोरेशन जरूरी है, जो एकेडमिक साइड में ध्यान देते हैं, जो उसको पढ़ रहे हैं एकेडमिकली। प्राइवेट प्लेयर्स जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन जरूरी है, गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन जरूरी है। तो जब कोलैबोरेट करके करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज शंकराचार्य। न्यूज में क्यों थे? मना कर दिया था अयोध्या में जाने के लिए, तो इसलिए हमारे लिए मना किया था, क्यों किया था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पॉलिटिकल है। हमें जो जरूरी है वो शंकराचार्य क्या है ये पता होना जरूरी है। शंकराचार्य जो चलता आ रहा है आदि शंकराचार्य के बाद से। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे,
और वहां पर जो मेन पोजीशन है अभी भी उनको हम शंकराचार्य के नाम से जानते हैं, उनकी जो लर्निंग्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी है आदि शंकराचार्य का पता होना। आदि शंकराचार्य जो 8th सेंचुरी में थे, जिन्होंने एक फिलॉसफी दी थी अद्वैत सिद्धांत। ये अद्वैत सिद्धांत क्या है, थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया पता होनी चाहिए इसके बारे में। अद्वैत सिद्धांत में क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला सत्य सिर्फ एक है, उसके अलावा सब माया है। उसके अलावा सब माया है। जो आत्मा है और जो ब्रह्मा है वो दोनों एक हैं। ठीक है, वो क्या है? दोनों एक हैं। तो इसी को इन्होंने क्या बोला? अद्वैत सिद्धांत। तो अद्वैत फिलॉसफी वाज गिवन बाय आदि शंकराचार्य, जिन्होंने वननेस की बात की थी कि सब एक है और इसके अलावा जो है वो माया है। और इसीलिए इस वननेस की बात की थी, इनका जो स्टैचू बनाया गया उसको नाम दिया हमने स्टैचू ऑफ वननेस। 108 फीट लंबा, उसका फोटो यहां दिखाई दे जाएगा आपको। ठीक है, स्टैचू ऑफ वननेस आदि शंकराचार्य को डिनोटेड है और मध्य प्रदेश में स्थापित है। और उसके साथ साथ आपको 4 मठ हैं, उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। द्वारकाधीश, जोशी मठ, पुरी और श्रृंगेरी कर्नाटका में। ये चारों की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जीन टेक्नोलॉजी तो पढ़ेंगे, तब डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है? वो क्रॉप जिनके जीन्स में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है। क्यों किया? क्यों किया मॉडिफिकेशन? अलग अलग रीजंस हैं। कई जगह पे पेस्टिसाइड्स ना यूज करने पड़े, वो पेस्टिसाइड के जो क्वालिटीज हैं वो क्रॉप्स में ऑटोमेटिकली आ जाएं। तो इसलिए हमने उनके जीन को मॉडिफाई कर दिया कि ठीक है, कोई भी कीड़ा आएगा तो अपने आप ही वो उसको खाए ना खाते ही मर जाएगा। तो हमने उस चीज के लिए उसको मॉडिफाई कर दिया ताकि वो दोबारा से ना लगे। पेस्ट नहीं डालने पड़ेंगे, हमें अलग से जो दवाई डालनी पड़ती है कीड़े मकोड़े मारने के लिए, वो नहीं डालने पड़े। वो ऑटोमेटिकली पेस्ट रेजिस्टेंस की क्वालिटी आ जाए, कोई बीमारियां ना आए, प्रोटीन ज्यादा हो जाए, विटामिन ज्यादा हो जाए। ये चीजें करने के लिए हमने उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। अब हर एक में सारी चीजें नहीं है, जरूरत के हिसाब से कि इसमें इस चीज की जरूरत है तो उसको उस तरीके से इंप्रूव करो, दूसरे में किसी और चीज की जरूरत है, विटामिन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो वैसे करो। लेकिन क्या हम डायरेक्टली इनको ऐसे मॉडिफाई करके ह्यूमंस पे यूज कर सकते हैं? बिना टेस्टिंग के कैसे करें? वो तो साइंस ने बताया कि विटामिन इंप्रूव हो गए, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी बॉडी पे क्या पड़ेगा, हम बिना यूज करे उसको कर नहीं सकते। किसी भी चीज को एनवायरनमेंट में ऐसे रिलीज के लिए नहीं छोड़ सकते कि हाँ हमने इंप्रूव कर लिया अब तुम यूज करो। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमने इंडिया में एक बॉडी बनाई है जिसको हम बोलते हैं GEAC। ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ये अप्रूव करेगी कि हाँ तुमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, अब वो ठीक है या नहीं। और जब ये अप्रूव करेगी उसके बाद एनवायरमेंट मिनिस्ट्री उसको एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, वो उसकी मर्जी होगी। लेकिन प्राइमरी कौन है बॉडी? GEAC, जो अप्रूव करेगी कि हम इसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अप्रूवल कौन देगा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अभी रिसेंटली जो हुआ है ये मस्टर्ड क्रॉप का है जिसको GEC ने रिकमेंड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अभी नहीं किया, इसलिए रिलीज नहीं करेंगे। हो क्या रहा है, जनरली जितने भी हम अप्रूव करते हैं वो फूड क्रॉप्स नहीं है, वो हमारे इंटेक के लिए नहीं है। ठीक है, अगर इसको कर देते हैं, मस्टर्ड खाते भी हैं, हमारे खाने में यूज होता है, अगर इसको कर दिया तो ये पहली ऐसी हो जाएगी जो हमारे
फूड इनटेक के लिए अप्रूवल वाली मिली हुई हो जाएगी। अभी तक हमने सिर्फ एक को ही अप्रूवल दिया हुआ है एनवायरमेंटल रिलीज के लिए, प्रोडक्शन के लिए, बीटी कॉटन। किसको दिया हुआ है? क्योंकि उसे हम खाते नहीं है, ठीक है, इसीलिए इनको बहुत ज्यादा सावधानी के साथ अप्रूवल देना होता है। इसीलिए स्पेशल इसके लिए एक बॉडी बनाई हुई है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। और इसी में अगर हम देखें तो ये कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हैं जिनका स्टेटस आपको पता होना चाहिए। बीटी कॉटन जीएसी ने रिकमेंड किया हुआ है, मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया, ये अप्रूव्ड है और ये एनवायरमेंटल रिलीज में चल रही है, लोग इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बीटी ब्रिंजल, ठीक है, इसको जीएसी ने रिकमेंड किया हुआ लेकिन मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया, फूड इनटेक में जाएगी, पता नहीं अभी हमें क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। जीएम मस्टर्ड अभी रिकमेंड किया हुआ है, यहाँ पेंडिंग चल रहा है, ये स्टेटस हमें पता होना चाहिए, जब भी आएगा इसमें चेंज कर लेना आप लोग, कोई भी नई चीज होती है तो, ठीक है। लास्ट रबर के अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, तो जीएसी ट्रायल कर रही है इसके ऊपर कि क्या करना है। और ये सोया मील का अगर हम देखें तो ये अमेरिका से हम इंपोर्ट करते हैं, इसका इंपोर्ट अलाउ किया हुआ है कि हाँ कर लो, ठीक है। ये पूरा स्टेटस है जीएम क्रॉप्स का। तो जीएम क्रॉप्स में जो न्यूज था हमें पता कर लिया, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि इसका अप्रूवल का प्रोसेस क्या है वो हमने देख लिया। सर सोया मील के बारे में बताना कुछ। सोया मिल बेसिकली अमेरिका से इंपोर्ट हमने अलाउ किया है, यहां पर हमने प्रोडक्शन उसका अलाउ नहीं किया हुआ है, बस इतना ही इसके बारे में अभी तक न्यूज जो, और इसके बारे में डिटेल्स भी इतना ही पता है मुझे। हाँ मुर्गा दे रखा है। हाँ तो ये उसका इंपोर्ट है। हाँ वो खाते हैं ना इसको, ये हमारे खाने के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो हमारा अभी बताया मैंने, फूड इनटेक हमारा डायरेक्ट कोई अलाउ ऐसा इतनी जल्दी करेंगे नहीं वो, ठीक है। हाँ तो उसके लिए बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। देन एक क्लासिकल लैंग्वेजेस के ऊपर था, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, पॉलिटी में हम पढ़ेंगे इसको। बेसिकली बता देता हूं कि क्लासिकल लैंग्वेजेस एक स्टेटस दिया जाता है जो शुरुआत से नहीं था, 2004 के बाद से देने लग गए हैं। पहली जो लैंग्वेज थी जिसे हमने क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया था वो थी तमिल, और उसके बाद 5 और थी, मैक्सिमम साउथ की हैं, ओडिया आपको अलग मिलेगी, तो याद नहीं रहे तो ध्यान रखना, साउथ की मैक्सिमम लैंग्वेजेस हैं तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम और ओडिया, अलग अलग ईयर वाइज ये दिया हुआ है। अब ये क्लासिकल लैंग्वेज हम कहते किसे हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे ही कहेंगे जिसे सरकार अप्रूवल देगी, लेकिन सरकार अप्रूवल किसे देगी उसके लिए उन्होंने 2006 में कुछ क्राइटेरिया दिए, और वो क्राइटेरिया क्या है? ये 4 क्राइटेरिया हैं जो पॉलिटी में भी अलग से आपको जब ऑफिशियल लैंग्वेज का चैप्टर है उसके लास्ट पैराग्राफ में चारों क्राइटेरिया मिल जाएंगे, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया हैं कि सबसे पहले तो 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, वैल्यूएबल हेरिटेज होनी चाहिए, उसका एक एंशिएंट लिटरेचर का कोई एक ऐसा ग्रंथ हो तुम्हारे पास कि जो दिखा सको कि हाँ देखो पहले से, ठीक है। देन उसके बाद किसी और कम्युनिटी से वो बोरो ना की हो, ओरिजिनल हो वहां की, ठीक है। और लास्ट क्या हो जाएगी कि डिसकंटिन्यूटी चल जाएगी, किसी और फॉर्म में आज बोल रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसी फॉर्म में आज भी बोल रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, डिसकंटिन्यूटी अलाउड है, ठीक है। तो ये क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाता है। तो क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिल जाने से क्या फायदा? यूनिवर्सिटीज में, ठीक है ना, एक चेयर स्थापित कर जाती है उस लैंग्वेज की ताकि उस पर और ज्यादा स्टडीज हो सके, एक स्पेशल उसके ऊपर कोर्स चालू हो जाएगा, ठीक है ना। और अवार्ड अलाउ कर दिए जाते हैं कि 2 अवार्ड जो हैं आप इस पे दे सकते हो, इस लैंग्वेज में दे सकते हो। तो ये सारे कुछ फायदे हैं जो उसके हैं। और हमारा 8 शेड्यूल है, उसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सारी की सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। और लास्ट हमारा इंडिया अर्जेंटीना एग्रीमेंट फॉर लिथियम ब्लॉक्स, इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में
एग्रीमेंट हुआ है फॉर लिथियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है अर्जेंटीना। क्यों इंपॉर्टेंट है? लिथियम ट्रायंगल बोला जाता है एक जगह, जहां पर वर्ल्ड का 50% से ज्यादा लिथियम प्रोडक्शन होता है। उस लिथियम ट्रायंगल में 3 कंट्रीज हैं, एक तो अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। ठीक है, एबीसी हैं, एबीसी नाम से याद रख सकते हो, चिले एंड बोलीविया। अब क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पर है लिथियम पे? तो क्या बताओगे? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन तीनों में मिला के सबसे ज्यादा है। अगर किसी एक जगह पे देखा जाए तो ट्रायंगल बनाते हैं, इन तीनों में मिला के सबसे ज्यादा है। इंडिविजुअली अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये चीजें। और इसका लिथियम का यूज कहाँ का है? बहुत जगह पे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं वहां पर हमारा इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीक के थे। चिले जो है सभी कंट्री है। हाँ, चिले कंट्री है। चिले कंट्री आपका बता देता हूं, अमेरिका में ये वाली कंट्री है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले। ये ट्रायंगल बन रहा है बेसिकली। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। एक चिले को एमपी की साइड भी है मध्य प्रदेश में, कि वहाँ पे उसका इंडियन नेवी का वो है ट्रेनिंग सेंटर वगैरह। चिल्का लेक वो उधर है, ओडिशा। ओडिशा में सर। हाँ, चिल्का लेक है वो। ठीक है, वो अलग है। ये हमारा अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले का ट्रायंगल, यहाँ पर लिथियम सबसे ज्यादा। ठीक है, अब ये पढ़ना है कम से कम 2 बार। ठीक है, हर हफ्ते। थी बहुत सारी, लेकिन उसमें से जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो हम लेके आएंगे। और एक धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर को पढ़ने की आदत डालो। ठीक है, शुरुआत करो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, आदत डालो। आदत डलेगी, महीने बाद समझ में आना शुरू हो जाएगा। शुरुआत में नहीं समझ में आता कुछ भी। सर पेपर से कितने साल पहले तक आता होगा? 2 तरह की न्यूज होती है, एक तो करंट न्यूज बोलते हैं, ठीक है, जो लास्ट 1 ईयर में होती है, और एक होती है कंटेम्परेरी न्यूज, जो पिछले 3-4 साल में मुख्य रूप से न्यूज में रही है। और जैसे वो पेपर बनाते होंगे तो कुछ जैसे छोड़ देते होंगे क्वेश्चन की, जैसे अंकल पेपर देने जा रहे तो आज लिख देंगे कुछ, सेकंड दिन पहले महीने एक पहले तक तो छोड़ ही देते हैं, तब तक पेपर तैयार हो जाता है ना। 1 महीने पहले। हाँ, लेकिन पेपर उस दिन ना पढ़ के जाना। महीने पहले एक आदत सी बन जाएगी ना, फिर उसके बाद अपने आप को खुद ही नहीं रोक पाओगे। सर जो न्यूज़पेपर है वो क्या शुरू से अलग, जो पहली हेडिंग है उसी से ही पढ़ना है? नहीं, पेज को शुरुआत में देखना ही नहीं। शुरुआत से देखोगे जो मेन न्यूज है वहां तक पहुंचते पहुंचते लगेगा, बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एडिटोरियल पेज ओपन करो, उसमें पढ़ो क्या इंपॉर्टेंट है, और उस न्यूज को पूरा पढ़ना है। उसको पूरा कर पा रहे हो डेली बेसिस पे, मोर देन इनफ। कई बार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि जो बोल्ड होते हैं लेटर्स उन्हीं के तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। नहीं, आपको जो जितना भी वही बता रहा हूँ बेसिकली। जो एडिटोरियल है ना, आप बाकी सब छोड़ो, सिर्फ उस पेज पे आ जाओ, उस पेज को फोल्ड करके अपने सामने रख लो, उसको देखो कि हमारे सिलेबस के हिसाब से ये कहीं मैच करता है कि नहीं करता है। प्योरली पॉलिटिकल है, अवॉइड दैट। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है हमारे सिलेबस से कहीं अलाइन हो रहा है तो उसको पूरा पढ़ो, एक एक लाइन। ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक ही टॉपिक के ऊपर कई बार अलग अलग एडिटोरियल आएंगे, वो हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव देंगे। ठीक है, तो आपका वो पर्सपेक्टिव जो है डेवलप होने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे। शुरुआत के 1 महीने के बाद आप खुद ही कहोगे कि ये चीज तो पहले भी आ चुकी है, स्किप। शुरू में लगेगा 1-1.5 घंटा लगेगा पेपर को पढ़ने में, लेकिन 1 महीने के बाद जब आप पढ़ रहे होगे तो उसको 40 से 45 मिनट में आप कर पाओगे आराम से। लेकिन उसको शुरू कर लो। ठीक है, तो ये अभी जो सबसे बेस्ट बुक कौन सा है? दोनों कर सकते हो आप, कोई भी। एक इंडियन एक्सप्रेस और एक द हिंदू है, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। ठीक है, और हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी और ज्यादा टफ हो जाती है, इंडियन एक्सप्रेस से शुरू कर लो।